जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। चलो शुरुआत करते हैं पेशवाई पार्ट 2। शुरुआत करते हैं 1707। अभी अभी औरंग्या उसकी जितनी भी हैं 60 कुछ 63 कहते हैं, 63 बीबियों को कब्र में लिटाकर खुद दरिंदा 72 हूर के पास माता तारामती ने पहुंचा दिया था। 18 बरस, पूरे 18 बरस छत्रपति शिवाजी महाराज की ये बहू और संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई और यसुबाई का पुत्र शाहू महाराज औरंग्या ने अपने पास रखे थे। लेकिन जैसे ही शाहू मराठी साम्राज्य में लौट आए, गृह युद्ध छिड़ गया। मरने और मारने ये दोनों जो घटक थे वो एक ही घर के थे, एक ही खून था। हाँ? लेकिन आधिपत्य, अहंकार और सत्ता की लालच में विवेक कहाँ से जीवित रहने वाला था, बताइए। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद ये पहला गृह युद्ध महाराष्ट्र में छिड़ गया और एक छिड़ गया था। लेकिन कुछ साल बाद ये दूसरे गृह युद्ध में भी जो अगली शताब्दी में हुआ, उसमें पूरा का पूरा मराठी साम्राज्य स्वाहा हो गया। ये मत समझिए कि ये गृह युद्ध जैसा जो माहौल है ये हमारे यहीं पर होता है। हमारे हिंदू स्वार्थी, लालची वगैरह वगैरह है, इनमें एकता नहीं है, ये तो हम अक्सर बातें सुनते हैं। लेकिन मित्रों, ये मानव जाति का स्थायी अवगुण है और ये पूरी के पूरे विश्व में आपको देखने मिलेगा। मुझे याद है ये लैनचेस्टर और यॉर्क, ये दो परगाने है ना, क्या स्टेट्स है ब्रिटेन के। अब इन लैनचेस्टर और यॉर्क के दो सरदार घराने जो थे, इनमें भी इसी प्रकार का घमासान हुआ है। ये रोजेस के नाम के युद्ध यहाँ पर लड़े गए और आगे चल के वो पहला राजा चार्ल्स था ना, उसके समय का भी युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है, वो भी इसी प्रकार का था। अब इन रोजेस और पहले चार्ल्स राजा का जो आंतरिक कलह से युद्ध हुआ है, इसमें इन दोनों युद्धों ने इंग्लैंड में काफ़ी तबाही मचाई थी। वो कहते हैं इंग्लैंड के सारे इतिहास का काला अध्याय है। शाहू के जीवनी को हमें 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, उसकी बाल्यावस्था, जिसमें टेक्निकली वो
मुग़लों के कैद में थे और उस पे हुए वहाँ पे 18 साल पे उस पे हुए इस्लामी संस्कार। दूसरा है खरड़ा नामक क्षेत्र, यहाँ प्रसिद्ध एक लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई। तीसरा है राज्याभिषेक उसका जब हुआ, उससे लेके धनाजीराव जाधव की अकाली हत्या, एक्चुअली वो निर्घुण हत्या थी, साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। और चौथा, धनाजी राव के मृत्यु के बाद जो माता तारामती और ताराबाई के पुत्र शिवाजी को कैद करने का वो जो कालखंड है, वो ये चौथा कालखंड। ये मेजर 4 भाग हम कर सकते हैं शाहू महाराज के जीवनी के। और इसके बाद फिर राजा राम महाराज की पत्नी भी, यानी शिवराय की दूसरी बहू राजसबाई, और उसका भी एक पुत्र था, उसका नाम उन्होंने संभाजी ही रखा था। अब वो भी शाहू महाराज के प्रतिवादी हो गए थे। अब ये सभी पक्ष आप अगर देखोगे, इधर ताराबाई, हाँ, उधर राजसबाई और एक बाजू शाहू महाराज, ये तीनों तो घर के ही थे, लेकिन इन तीनों में घमासान छिड़ा था। इसमें ये घमासान में बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने शाहू महाराज के पक्ष में खड़े रहने का निश्चय किया। इसका परिणाम ये हुआ कि नवंबर 1713 में उन्हें पेशवाई यानी प्रधान पद कह लीजिए आप, उन्होंने पेशवाई के वस्त्र धारण कर लिए। अब 1717 के आसपास पेशवा ने सभी पक्षों को संधि करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि स्वराज्य मजबूत होने के लिए स्वकीयों में एकजुटता महत्वपूर्ण थी। ये पेशवा समझ गया था। और इसी का परिणाम है मित्रों कि 1718 में, मात्र 1 साल बाद, 1718 में पेशवा के दिल्ली पे जो हमला है, वो दिल्ली के हमले का उसने ऐलान कर दिया। लक्ष्य था हिंदवी स्वराज्य का भगवा दिल्ली में फहराना। और इस लक्ष्य को लेके पेशवा ने न सिर्फ शाहू महाराज, लेकिन तत्कालीन सभी जितने भी बलाढ्य पराक्रमी सरदार थे, उनको भी अपने साथ जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात थी मित्रों। ज़रा सोचिए, छत्रपति शिवराय ने पूरे महाराष्ट्र में सभी जातियों से, सर्वसामान्य हिंदुओं में से हीरे चुन के अपने साथ लाए थे और एक बहुत बड़ा और बलाढ्य साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। अब इस हिंदवी स्वराज्य के बीज को सींचा 20, 25, 30 साल में, वही साम्राज्य का दबदबा पूरे भारतवर्ष में जैसे बढ़ने लगा, तो ये हमारे सामान्य में असामान्य वीरता से कर्तृत्व सिद्ध करने वाले जो मराठी सरदार थे, उनका भी रुसूख पूरे भारतवर्ष में बढ़ा था। और हमारे सबके जो गुरुजन हैं, गुणीजन हैं, हाँ, वो हमेशा एक बात कहते हैं, आपको भी मालूम है कि भाई लक्ष्मी के घर में सरस्वती का वास होना बहुत जरूरी है, वरना पिछले दरवाजे से विवेक भाग जाता है, उसके साथ नीतिमत्ता, शुचिता वो भी उसके साथ भाग जाती है, और मेन आगे के दरवाजे से अकराल विकराल दैत्य, जिसका नाम है अहंकार और अविवेकी, बनकर ये घर में घुस जाता है। तो इन सभी बलाढ्य ताकतवर सरदारों को इकट्ठा करने का काम पेशवा ने किया, बालाजी विश्वनाथ ने किया। 1718 में विजयादशमी के आसपास दिल्ली पे हमला करने का निश्चय हुआ। वो सभी सरदारों के सर्वसम्मति से हुआ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके पीछे और एक कारण था। जो सरदार एकत्रित आए थे, इसके पीछे जो कारण था, ये था शाहू महाराज। अब मैं शाहू महाराज तो छत्रपति ऑलरेडी बना दिए गए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने रियासत संभाली थी।
लेकिन ये रियासत उनको मुगलों ने दी हुई भीख समान थी, क्योंकि अपने पूरे बाल्यावस्था के दिन मुगलों के वातावरण में रहने के कारण शाहू का स्वाभिमान जो था वो जगा ही नहीं शायद, क्योंकि उन्हें शाहू महाराज को ये परिस्थिति न्यू नॉर्मल लग रही थी। मैंने वैसे आक्रांता सीरीज में बताया है कि ये अपना शाह आलम क्या कहते हैं, बहादुर शाह, उसके पास से इन्होंने ये रियासत उनको दी थी। मुगल के औरंगजेब के बेटे ने शाहू महाराज को सौंप दी थी रियासत। तो इन सरदारों को लगा कि भाई ये तो भीख समान है, जिसे हमने अब भी 25-30 साल पहले जिसको लड़के हमने लिया था उसी से भीख मांगनी पड़ी थी। तो इसके लिए सरदार नाराज थे। पूरा महाराष्ट्र के सामान्य जन थे वो अंदर से रो रहे थे। औरंगजेब को मरते दम तक यसुबाई हो या शाहू हो, दोनों के प्रति सहानुभूति वगैरह बिल्कुल नहीं थी। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कारण दूंगा तो आप भी समझ जाओगे, और औरंगजेब की जीवनी तो आपको मालूम ही है। अगर औरंगजेब ने ये सोचा था कि आगे चल के अगर कोई बार्गेनिंग की नौबत आती है, संधि तो युद्ध में होती है, जीत हार तो बाद की बात है, लेकिन संधि जरूर होती है। तो उस संधि में अगर बार्गेनिंग करनी पड़े, बार्गेनिंग की नौबत आई, तो ये दोनों उसके लिए तुरूप के इक्के थे, क्योंकि ये उस बार्गेनिंग में पावर प्रदान कर सकते थे औरंगजेब को। वैसे एक बार इसने प्रयत्न भी किया था। ये मेहरबानी, प्रेम, ये कहीं होता है क्या इन लोगों में? है मोमिन, अल्लाह के और उसके आखिरी नबी के प्रति ईमान रखने का तुझ पे फर्ज है। इस जहालत भरी दुनिया में तेरे लिए क्या रखा है? यही है ना? तो अल्लाह और नबी ये दोनों छोड़ के सारा विश्व जाए भाड़ में। उनका कोई ईमान नहीं है, कोई प्रेम, मेहरबानी, सहानुभूति, टॉलरेंस कुछ नहीं है इनमें। और औरंगजेब तो जाहिर कपटी है, पूरा इतिहास उसके कपट से भरा हुआ है। उसे मालूम था कि मैंने हिंदवी स्वराज्य की कमर तोड़ी है, और शाहू और यसुबाई, ताराबाई, धनाजी, संताजी, घोरपड़े, निंबाड़कर, पवार, शिंदे, होळकर, जितने भी मातब्बर सरदार थे ना, सभी की नस नस से औरंगजेब अवगत था। इतने साल वो कुत्ते की तरह दिल्ली छोड़ के दक्कन में घुस के बैठा हुआ था, सब जानता था। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में, अभी जब युवराज था तो बाप ने भी उसका चाल चलन और उसकी क्रूरता, दुष्टता, उसका कपटी स्वभाव देख के अपने से दूर रखना उसने बेहतर समझा, और इसीलिए उसको दूर दक्कन का इत्तेदार बना दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि महाराष्ट्र उसके लिए अनजाना बिल्कुल नहीं था। महाराष्ट्र की पहचान, महाराष्ट्र की लोगों की पहचान उसको बड़ी अच्छी तरह से मालूम थी। लेकिन ये मित्रों काल की महिमा है कि 1705 आते आते औरंगजेब भी पूरी तरह से निराश हो गया। मरहट्टे उसे लगातार 1 दशक से नोच नोच के लहूलुहान कर रहे थे। ऊपर से बंगाल गया, उड़ीसा गया, पूरा दक्षिण भारत गया, गुजरात गया, बिहार में गया, और ये आज के पाकिस्तान और पंजाब में अनरेस्ट बार बार हो रहा था, हम जानते थे। अफगानी जितने भी थे, अफगानी सरदार, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। एक तो अफगान
सरदार गुलाम दिल्ली में आके बैठ के औरंगज़ेब के जो शाह आलम बेटा था उसकी तो उसने आंखें नोच ली थी। पूरे उसकी जितनी भी पत्नियां थी, हरम की लड़कियां थी, उनको नंगा नचवाया था लाल किले पे। ये हाल हो गए थे इन लोगों के। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये और सारे प्रदेश हाथ से चले गए थे। हाँ, उत्तर प्रदेश का कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग था, वहाँ पे कोई बगावत वगैरह कुछ हुई नहीं थी, लेकिन ये मुगलों को जो राजस्व मिलता था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई थी, क्योंकि यही वो समय है जब प्रसिद्ध राजपूत के जो जितने भी घराने थे उनको एकत्रित लाने का काम दुर्गादास राठौड़ जी ने किया था। और वो नोच नोच के इनको मुगलों को काट के उन्होंने अपना स्वतंत्र क्या कहते उसे, स्वतंत्र रियासत जाहिर कर दी थी। और यही वही काल है। हाँ, ये ठीक है कि ये वामपंथी कथाकार है, तो वो सुअर औरंगज़ेब के व्यक्तिमत्व के कसीदे पढ़ते रहते हैं। हमने गत 200 साल से तो वही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उसको वली कहा जाता है। अब इस वली औरंगज़ेब ने एक पत्र लिखा अपने लड़कियों को। वैसे तीनों नादान नालायक बच्चे उसने निकाले, अब वो हिस्ट्री रिपीट हो गई। भाई जो बाप ने किया वही बेटे ने किया। आजम और काम बख्श को, ये दो अपने भाइयों को, मुअज्जम यानी ये शाह आलम बहादुर शाह ने तो काट दिया, मार दिया, लड़ाई में काट डाला उन लोगों को दोनों को। और ये मुअज्जम भी ये दिल्ली में नहीं था जब औरंगज़ेब मरा, ये था काबुल अफगानिस्तान में। वो साला काबुल से दौड़ दौड़ के यहाँ आ गया जब उसको पता चला कि कुल्लाबाद महाराष्ट्र में उसका बाप मर गया। तो इस औरंगज़ेब ने एक बहुत बड़ा लंबा खत अपने बच्चों के नाम लिखा है। अब ये वामपंथी इसको पढ़ाते हैं, देखो ये कितने ऊंचे विचार है हमारे वली औरंगज़ेब के। हाँ मित्रों, ये हरामी, हाँ ये हरामी औरंगज़ेब खुद जब मारा गया उससे पहले बुरहानपुर पता है क्यों जा रहा था? बुरहानपुर इसलिए जा रहा था क्योंकि एक तो उसको पता था कि महाराष्ट्र हम मैच जीतने वाला तो हूं नहीं, ऊपर से मेरी उम्र हो गई है, और ऊपर यहाँ तीनों बेटों के वही कपट शुरू थे जो उसने युवावस्था में किए थे। तो 3 बेटों को निपटाने वो बुरहानपुर जा रहा था, तो बीच रास्ते काटा गया। तो उसको तो आदत थी अपने दोनों भाइयों के चने की झाड़ पे चढ़वा के छल कपट से उसने रास्ते से हटवाया था अपनी युवावस्था में। तो वो तो जानता था कि भाई मेरे बच्चे भी वही करने वाले हैं, तो उसके लिए अब इतने बुढ़ापे में फिर उसको शायद अकल आई और एक लंबा खत अपने बच्चों के नाम लिखा। उसमें भी छल कपट है, लेकिन चलो वो उसकी बात हम नहीं करते। एक बात मैं औरंगज़ेब की मानता हूं कि उसके तो भविष्य के चाल को पहचानने की जो उसमें क्षमता थी ना भाई, उसको मैं मानता हूं। युवावस्था से मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल औरंगज़ेब को पढ़ा है। औरंगज़ेब की ये बुद्धिमत्ता को हमें मानना ही पड़ेगा कि उसकी जो ताकत थी ना, उसकी क्षमता थी भविष्य में चाल को पहचानने की, शत्रु को पहचानने की, शत्रु के हर एक चाल को पहचानने की क्षमता गजब थी। शाहू और यसुबाई का योग्य समय पे राजकीय पटल के इस शतरंज के खेल में कब चाल करना है, कब उनका इस्तेमाल करना है, ये औरंगज़ेब बिल्कुल पक्का जानता था। और इसीलिए औरंगज़ेब ने ही इन दोनों को महाराष्ट्र भेजने का प्लान ऑलरेडी बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो जानता था
कि जैसे ही मैं इन दोनों को महाराष्ट्र भेजूंगा मेरा रास्ता बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि आंतरिक कलह होना स्वाभाविक है। हालांकि अपने अंत तक वो ये काम पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसके कब्र में जाने के बाद अपना राज दरबारी जुल्फिकार खान जो था उसने फिर आजम को मनवा कर, क्योंकि आजम मरने से पहले दक्खन में था, इत्तेदार था, तो आजम को जुल्फिकार ने मनवाया और उसको मनवा कर जो औरंगजेब का प्लान था यसूबाई और शाहू को महाराष्ट्र भेजने का, वो पूरा किया। आजम को तो आप जानते हैं कि वो पंजाब दिल्ली की पड़ी थी, उसको औरंगजेब के मरने के बाद उसको सुल्तान बनना था। तो ये जुल्फिकार खान की औरंगजेब ने बनाई हुई जो योजना थी वो काम कर गई। शाहू मुगल का अमलदार बना और सातारा में आके गद्दी पे बैठ गया। ताराबाई, राजसबाई और शिंदे, इनसे बैर उत्पन्न हो गया। औरंगजेब का प्लान सफल हो गया। वैसे मित्रों मैं बता दूं, शाहू महाराज के मुगलों से जो संबंध रहे हैं ना, वो मरते दम तक मधुर रहे भाई, मरते दम तक। उन्होंने कभी भी मुगलों को भला बुरा कुछ नहीं कहा है 1750 तक। 11 मई 1707 का एक पत्र है, उससे पता चलता है कि शाहू को पता चला कि वहाँ एक लड़ाई हो गई जाजू में और वहाँ पे आजम खान काटा गया। अब नीचे हस्ताक्षर थे बहादुर शाह के। बहादुर शाह यानी मुअज़्ज़म, औरंगजेब का सबसे बड़ा तो पहले ही काटा गया था, उसका एक बेटा मुअज़्ज़म, जिसे शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। वैसे मैं जब दिल्ली में, मैं 3 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो इस पता नहीं अब ये शाह आलम है या और एक शाह आलम उसके बाद हुआ है। अब कौन सा शाह आलम है मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में मैंने एक कहावत सुनी थी ना, शाह आलम लाल किले दे पालम। ये कहानी में कहावत मैंने दिल्ली में सुनी थी। अब ये शाह आलम है या दूसरा है मुझे पता नहीं है। वंदे मातरम।